हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से कंटिन्यू करेंगे, जो कि लेवल 3 में हमने 140 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज के सेशन में हम लोग लेवल 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Question number 141. Mission Life is an India-led global mass movement to nudge individual and community action to protect and preserve the environment. Name the program mascot. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि मिशन लाइफ है क्या। तो मिशन लाइफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका क्यों रखा गया इस मिशन का नाम? इस मिशन का ये एम है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इको फ्रेंडली बनाएं। तो इस जो मिशन लाइफ है तो इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम का या किसी जगह का एक मैस्कॉट होता है। तो मैस्कॉट का मतलब होता है कि किसी जगह के लिए एक पॉजिटिव साइन जो होता है तो उसी को कहते हैं मैस्कॉट। तो मिशन लाइफ का मैस्कॉट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी छुटकी, ऑप्शन नंबर सी भूमि, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। So let's move on question number 142. In rural India, the predominant fuel resource for cooking are fuel wood, cow dung cakes and biomass. If liquefied petroleum gas LPG is made available, which of the following option you will adopt owing to health and environment concerns? तो ये ऑप्शंस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है तो इंडिया में बहुत सा एरिया जो कि रूरल है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो अर्बन ही बन पाया है। तो वहाँ पे जो डोमिनेंट फ्यूल जो यूज होता है कुकिंग के लिए या हीट के लिए तो वो फ्यूल वुड, काउ डंग, केक एंड बायोमास है। तो इन सब की जगह अगर वहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अगर वहाँ पे अवेलेबल किया जाता है तो इसमें से आप कौन सा चूज करना चाहेंगे अगर इन्वायरमेंट और हेल्थ कंसर्न से देखा जाए? ऑप्शन नंबर ए, although LPG is non-renewable source of energy, I will use it as it is cleaner source of energy when compared to other. तो LPG non-renewable source of energy है, हाँ ये तो सही है क्योंकि इसमें non-renewable source of energy इस वजह से क्योंकि नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस को भी नेचुरल गैस के फॉर्मेशन में भी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो एक तरह से ये तो नॉन-रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो LPG नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर तब भी हम लोग इसे यूज करेंगे क्योंकि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी इस वजह से क्योंकि ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है। और अगर हम काउ डंग केक को जलाएंगे, बायोमास यूज करेंगे तो इनसे स्मोक एमिट होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिट होगी। तो इस वजह से हम लोग LPG गैस यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, वुड, cow dung and biomass are renewable sources of energy but are one of the main contributors of black carbon, a potent greenhouse gas, and so will switch to LPG. ये भी सही है क्योंकि wood, cow dung एंड बायोमास ये सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इन्हें प्रोड्यूस करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, पर ये मेजर कंट्रीब्यूटर है ब्लैक कार्बन के। ब्लैक कार्बन यानी जब आप जलाते हैं इन सारी चीजों को, बर्न करते ही हीटिंग के लिए या कुकिंग पर्पस के लिए, तो उसमें से ब्लैक कार्बन निकलता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी खाना बनाया जाता है इन सब चीजों से, बायोमास से, काउ डंग केक से, तो आपने जनरली देखा होगा कि वो जिन बर्तन में वो खाना बनाया जाता है वो बर्तन काले हो जाते हैं। तो वो काले जो हो जाते हैं वही होता है ब्लैक कार्बन। जो उन बर्तनों को काला करता है उसी को ब्लैक कार्बन कहते हैं। क्योंकि ये हम जब इस ब्लैक कार्बन को इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, ये एक लेयर बना लेता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और इन्वायरमेंट के लिए भी। तो ये इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पर्पस दोनों के लिए ही बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग LPG पे स्विच कर जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, विल यूज फ्यूल वुड, काउ डंग एंड बायोमास एज दीज आर रेडिली अवेलेबल एट हार्डली एनी कॉस्ट।
तो इसमें ये ऑप्शन ये बता रहा है कि हम फ्यूल वुड यूज करेंगे और फ्यूल वुड यूज करेंगे, काउ डंग यूज करेंगे, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये बहुत कम कॉस्ट में आता है। पर ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें हेल्थ एंड इन्वायरमेंट कंसर्न से पूछा गया है, तो ये गलत हो गया क्योंकि इन्हें बर्न करेंगे तो पॉल्यूशन होगा और हेल्थ कंसर्न से भी बहुत हार्मफुल है। एंड ऑप्शन नंबर डी, विल यूज फ्यूल वुड, cow dung and biomass as they are safer alternatives due to instance of LPG gas cylinder explosion। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि हम यूज करेंगे वही काउ डंग, फ्यूल वुड, क्योंकि एलपीजी गैस में एक्सप्लोजन के भी चांसेस होते हैं, पर ये एक्सप्लोजन के बहुत कम केसेस होते हैं क्योंकि एलपीजी गैस को अगर हम लोग केयरफुली यूज करेंगे तो एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Although LPG is non-renewable source of energy, I will use it as it is a clean source of energy when compared to others। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ये बोल दिया गया है कि ब्लैक कार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैस का मेजर कंट्रीब्यूटर है, पर ब्लैक कार्बन ग्रीन हाउस गैस का मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। अगर मेजर कंट्रीब्यूटर देखें तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे हो जाएंगे इसके मेजर कंट्रीब्यूटर। तो और इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। So now let's move on question number 143. In order to increase fuel efficiency of conventional bike, which of the following practices will not be helpful? तो conventional bikes का मतलब क्या होता है? जो पुरानी बाइक्स हो गई हैं, पुराने मॉडल की बाइक्स हैं, तो इनमें फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन सा वे हम लोग को हेल्प नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर दैट द अनअडल्ट्रेटेड फ्यूल इज फिल्ड। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि अगर उसमें अनअडल्ट्रेटेड फ्यूल भरा जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से चलेगा, भले ही वो पुरानी बाइक हो। अगर उसमें अडल्ट्रेटेड फ्यूल डाला जाएगा तो वो अच्छे से चलेगा भी नहीं और उसमें से कार्बन एमिशन भी होगा। ऑप्शन तो ये एक करेक्ट है, तो हमें इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हेल्प करता है किसी भी कन्वेंशनल बाइक में फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पर इसमें नॉट वर्ड का यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट द टायर एयर प्रेशर इज करेक्ट। तो एयर प्रेशर का भी बहुत डिफरेंस हो जाता है कि अगर टायर में एयर कम है या तो टायर पंक्चर्ड है और उस गाड़ी को चलाएंगे जिसमें एयर कम है तो वो अच्छे से चलेगी भी नहीं और उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, तो कम दूरी में ज्यादा गैस एमिशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि टायर में सही अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर है। ऑप्शन नंबर सी, इंश्योर दैट द बाइक इज रेगुलरली सर्विस। तो ये भी सही है क्योंकि अगर उसे रेगुलरली सर्विस करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाइक अच्छे से चलेगी, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, तो इसमें इंश्योर किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी, इंश्योर दैट द बाइक इज रेगुलरली ड्राई वॉश। तो अगर हम बाइक को रोज धुलेंगे या ड्राई वॉश करेंगे तो उससे तो कुछ इससे तो कुछ फ्यूल एफिशिएंसी पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ड्राई वॉश करेंगे तो वो तो बाहर से अच्छी दिखेगी और अच्छे से चमकेगी, पर ये तो फ्यूल एफिशिएंसी में कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंश्योर दैट द बाइक इज रेगुलरली ड्राई वॉश्ड। क्वेश्चन नंबर 144, name the Oscar-winning film from India 2023 that depicts an unbreakable bond between two abandoned elephants and their caretakers। तो हमें ऐसे ऑस्कर विनिंग फिल्म का नाम बताना है जो कि इंडिया से थी 2023 में, और ये अनब्रेकेबल बॉन्ड शो करता है इस मूवी में, जो कि दो एलिफेंट्स और उनके केयरटेकर्स के बीच में था। तो उस फिल्म का क्या नाम है? तो उस फिल्म का नाम है ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंट विस्पर्स। तो एलिफेंट विस्पर्स ये 2023 की एक फिल्म है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 एलिफेंट्स थे जो कि ऑर्फन थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो उनका नाम था रघु एंड अमू। तो इन दोनों की केयर बोमन एंड बेली, ये एक कपल थे जो जिन्होंने इन दोनों एलिफेंट्स की बहुत अच्छे से केयर टेकिंग की और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन दोनों की केयर टेकिंग में लगा दी। तो आप समझ
सकते हैं कि इन दोनों एलिफेंट और इनके केयर टेकर्स के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड रहा होगा, कितनी अच्छी रिलेशनशिप रही होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। In 1952, Indian government officially declared that this carnivore species was extinct in wild in India due to habitat destruction, sport hunting, and coursing. Which species we are referring to? 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि एक कार्निवोर स्पीसीज है जो कि इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है इंडिया में, और ये इस वजह से खत्म हो गई है, हमारी इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गई है क्योंकि इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया गया था। डिस्ट्रक्ट मतलब कि इनके हैबिटेट को नष्ट किया गया था। कि जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक जंगल को आपने काट दिया, वहां पे आपने एक कॉलोनी बना ली, फैक्ट्री खड़ी कर ली, पर वहां पे जितने भी एनिमल रहते थे उनका क्या, वो सारे तो बेघर हो गए। अब उन्हें कहीं घर नहीं मिलेगा तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी। तो जैसे किसी जंगल में चीता रहते थे, तो वहां पे अगर आपने कोई कॉलोनी बना ली या आपने कोई फैक्ट्री खड़ी कर ली और वहां के आपने फॉरेस्ट काट दिए, तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया। तो अब वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि वही उनका हैबिटेट था। तो उन्हें ऐसे अपनी लोकेशन बार बार शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होता गया। तो ये इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया गया। स्पोर्ट हंटिंग, तो पहले स्पोर्ट हंटिंग का भी बहुत ट्रेंड था कि पहले राजा लोग जाते थे जंगलों में और एनिमल की हंटिंग करते थे। तो उसमें जिन एनिमल की हंटिंग होती थी उसमें एक चीता एक काफी डोमिनेंट एनिमल था। ज्यादातर उसमें चीता की हंटिंग की जाती थी और डियर की हंटिंग की जाती थी। तो इन जानवरों की ज्यादा हंटिंग होती थी। तो इसी वजह से चीता का धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज होता गया। तो हमें बताना है कि कौन से एनिमल की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चीता। Question number 146. The willow bark was used as a traditional medicine for around 3500 years ago. Name the medicinal drug used as pain reliever and antipyretic obtained from its bark. तो willow नाम का ट्री होता है जिसके bark से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन तैयार की जाती थी जो कि 3500 ईयर्स पहले उसे यूज किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि एंशियंट टाइम के लोग कितने उनके पास कितनी नॉलेज हुआ करती थी, वो कितने सिविलाइज्ड हुआ करते थे। तो उस समय उसको एज पेन रिलीवर एंड एंटीपायरेटिक उसमें गुण होते थे, तो इसी वजह से इसको यूज किया जाता था। तो पेन रिलीवर आप समझ रहे हैं कि इससे पेन जो होता है वो कम होता है। और एंटीपायरेटिक यानी फीवर में भी हेल्पफुल होते हैं, इसे हाई फीवर में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ड्रग होता है जिसकी वजह से इसे यूज किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए पैरासिटामोल, ऑप्शन नंबर बी क्यूनिन, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोलिन बी। तो पैरासिटामोल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने जनरली घर में आपने सुना होगा कि किसी को फीवर है या तो किसी का बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है तो उसको पैरासिटामोल किसी भी फॉर्म में दिया जाता है। तो पैरासिटामोल में भी एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जिसकी वजह से इसे फीवर में भी यूज किया जा सकता है। और क्यूनिन इसे मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाने वाला ड्रग होता है। ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन में भी होता है पेन किलर, इसमें भी पेन किलर होता है और ये एंटीपायरेटिक होता है। एंड ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रोलिन बी। तो न्यूट्रोलिन बी भी एक ड्रग होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेल फंक्शनिंग होती है तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रोलिन बी लेते हैं उसको सही करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन। Question number 147. World Wide Web or Internet of Trees refers to a network that enables trees to communicate and share resources with others and influence its survival, growth, health, and behavior. This network is result of symbiotic relations of tree with a particular species, and it is known as
तो वुड वाइड वेब, तो वुड वाइड वेब ये अलग चीज है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब है, पर वुड वाइड वेब भी एक टर्म होता है जिसे इंटरनेट ऑफ ट्रीज कहते हैं। तो इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो इंटरनेट का यही काम होता है ना। तो ऐसे ट्रीज में भी एक नेटवर्क होता है, तो जिसको हम वुड वाइड वेब से टर्म करते हैं, तो जो कि जिससे ट्री एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा वुड वाइड वेब को समझते हैं। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये एक फॉरेस्ट में ढेर सारे ट्रीज है। तो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो वो सॉइल के अंदर होते हैं। तो सॉइल के अंदर कुछ फंगी होते हैं जिनको ये रूट शेल्टर देते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। इनके बदले में ये जो फंगी एक से दूसरे पेड़ को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इनका काम होता है मैसेज ट्रांसमिटिंग का। तो ये एक तरह से प्लांट एंड फंगी एक दूसरे के लिए म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए काम आ रहा है। तो अगर म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल देखें तो ये ओशन में आपको कोरल रीफ में बहुत बढ़िया से दिख जाएगा। जो कोरल रीफ होता है तो वो डिफरेंट कलर्स की होती है, बहुत वाइब्रेंट कलर्स की होती है। तो वाइब्रेंट कलर्स वो कोरल रीफ का खुद का कलर नहीं होता, उसके वो जो ओशन में फंगी होते हैं तो कोरल रीफ उन्हें शेल्टर देता है। तो फंगी ही कलरफुल होते हैं, तो इसकी वजह से कोरल रीफ कलरफुल दिखते हैं। तो ये जो फंगी होते हैं कोरल रीफ को कलर प्रोवाइड करते हैं एंड कोरल रीफ फंगी को शेल्टर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए काम आ रहे हैं। तो ये सेम चीज आप पेड़ों में देख सकते हो और फंगी के साथ पेड़ों और फंगी के बीच में देख सकते हैं। तो ये बताना है कि ये जो ट्री एंड फंगी का ये जो नेटवर्क है इसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी एवियन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट्री नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजल नेटवर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजल नेटवर्क। तो आप सोच रहे होंगे ये तो रूट का नेटवर्क है, तो इसमें हमने माइकोराइजल नेटवर्क को क्यों चूज किया, क्योंकि ये केवल रूट का नेटवर्क नहीं है, इसमें फंगी भी काम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा माइकोराइजल नेटवर्क। और ये जो फंगी इन दोनों इन पेड़ों के जो मैसेज ट्रांसमिटिंग में जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं माइकोराइजा। चलिए हम ये समझते हैं कि ये जो वुड वाइड वेब है ये एक दूसरे से प्लांट कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो जो मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट यानी जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, तो उनकी जो मदर है तो वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने आसपास के अपने सैपलिंग्स को वापस वो ट्रांसमिट कर देती है, जिससे कि उनके ग्रोथ में कोई बैड इफेक्ट्स ना आए और न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो। और जैसे किसी प्लांट में इन्फेक्शन हो गया, किसी ट्री में इन्फेक्शन हो गया, तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनके हेल्प से जो अदर प्लांट एंड ट्रीज है वो अवेयर हो जाते हैं और अपने लिए गार्डिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं उस पैथोजन के लिए। और नेगेटिव इफेक्ट्स देखें तो आपने ब्लैक वॉलनट का तो नाम जरूर सुना होगा। तो वो जो ब्लैक वॉलनट ट्री होता है वो जब किसी भी जगह पे ग्रो होता है तो अपने आसपास के ट्री को ऐसे केमिकल्स ट्रांसमिट करते हैं जिनकी वजह से वो सूख जाते हैं। वो इस वजह से रिलीज करता है जिससे वो जो सॉइल है उस सॉइल का पूरा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके अकेले ही। तो ये हो गए इसके बैड इफेक्ट। Now let's move on question number 148. Unwanted noise can damage psychological health. Which of the following is immediate effect of noise pollution? तो इसमें से बताना है कि नॉइस हमें किस तरह से हार्म कर सकती है, इमीडिएट इफेक्ट इसका क्या है। तो ये जो नॉइस होता है बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, और ये ह्यूमन की फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ये उन दोनों को इफेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि जो नॉइस होता है ये हमें फिजिकली कैसे इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए विजुअल अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर बी हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑप्शन नंबर सी एस्थमा, ऑप्शन नंबर डी जॉन्डिस। तो विजुअल अलाइनमेंट मतलब कि अंधापन होना, यानी थोड़ा थोड़ा कम दिखता है। तो जैसे किसी को चश्मा लगा है तो वो विजुअल अलाइनमेंट के अंदर नहीं आएगा, जिसे थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, वो मतलब अंधापन होता है, तो उसे ही विजुअल अलाइनमेंट कहते हैं।
हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने में दिक्कत होना, तो आप किसी नॉइस वाली जगह से आते हैं तो अगर आपसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा है तो आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो ये आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंडर में। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 149, greenhouse gases in atmosphere trap heat and affect climate in multiple ways. Which of the following is not direct impact of climate change? तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं हमारी हीट को ट्रैप, हमारे अर्थ की हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो एक एंगल से ये सही है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस खत्म हो गए तो हमारी अर्थ एकदम फ्रीज हो जाएगी, ना यहाँ पे कोई प्लांट होंगे ना एनिमल होंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस एक अमाउंट में अच्छी होती है, पर अगर ये बढ़ने लगे तो अर्थ की हीट ज्यादा ट्रैप करेगी, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे हमें बताना है कि कौन सा ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। तो ऑप्शन नंबर ए, राइज इन ओशन टेम्परेचर, ये है क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इफेक्ट। क्योंकि राइज इन ओशन टेम्परेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अर्थ पे हीट ट्रैप हो जाएगी तो उससे ओशन का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, तो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है, तो ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें बताना है कौन सा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं। तो अभी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं अलग अलग सोर्सेस से, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रही है ओशन, तो वो उस ओशन में फिर ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा कार्बनिक एसिड और ये कार्बोनिक एसिड जब ये टूटेगा ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। तो इसके वजह से क्योंकि जहां भी हाइड्रोजन आयन्स आ जाएंगे तो वहां पे पीएच कम हो जाएगा, तो इसके वजह से ओशन एसिडिफाई हो जाएगा। क्योंकि पहले न्यूट्रल होता था, पर इसमें जब एसिड आ गए हैं तो फिर ये ओशन का पीएच कम हो जाएगा, तो ये ओशन एसिडिफाई हो जाएगा। तो ये भी है क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इफेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स तो क्लाइमेट चेंज का तो इफेक्ट है नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का क्लाइमेट चेंज से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, क्लाइमेट चेंज से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक। एंड ऑप्शन नंबर डी, फ्लडिंग एंड सी लेवल राइज। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे अर्थ पे, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पे वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, तो रिवर के माध्यम से फिर वो ओशन में जाएंगे, तो ओशन का फिर लेवल राइज होगा, उसमें पानी भरता जाएगा। तो इसके वजह से फ्लडिंग भी हो सकता है, जितने भी सी कोस्ट पे जो शहर बचे हैं वो तो डूबने लगेंगे, तो ये भी हो जाएगा क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक्स। लेवल 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। Dash are at the heart of Paris Agreement and at the achievement of its long-term goals. They embody efforts by each country to reduce national emission and adapt to the impacts of climate change. तो आप किसी भी environment related convention या agreement के बारे में सोचते होंगे तो आपके माइंड में पेरिस एग्रीमेंट जरूर आता होगा। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये अपने लॉन्ग टर्म अचीवमेंट गोल्स के लिए बहुत फेमस है। तो जिन कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किया था उनसे ये कहा गया था कि आपका जो नेशनल कार्बन एमिशन है या तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है, तो आपको इसे 2050 तक नेट जीरो करना है, यानी इनको एकदम बंद कर देना है। पर इंडिया ने कहा है कि हम 2070 तक करेंगे, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है और क्योंकि अभी ये डेवलप हो रही है तो इसमें फैक्ट्रीज अभी बहुत प्रोग्रेस पे हैं, तो ये फैक्ट्रीज अभी चल रही है कोल पे और फॉसिल फ्यूल्स पे। अगर अचानक से हम लोग 2050 तक कम कर देंगे या तो नेट जीरो कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमें अपनी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इंडिया ने कहा है कि हम अपने जो पॉल्यूशन है उसको नेट जीरो 2070 तक करेंगे।
तो इस क्वेश्चन में ये हमसे ये पूछा गया है कि हर नेशन कैसे अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए हमने कहा कि हम अपना जो पॉल्यूशन है नेट 050 तक कर लेंगे, इंडिया ने बोला हम 70 तक कर लेंगे, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग किस टर्म से डिटरमाइन करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDCs। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने लेवल 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेवल 4 से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।